नमस्कार। आज हमारे साथ कम्युनिज्म कॉम्बैट और न्यूज़ क्लिक के खास मुलाकात में है देश के नौजवान नेता कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार, आपकी स्वागत है। जी शुक्रिया। कुछ सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। एक तो मार्च 3 को जब आप बाहर निकले और जेएनयू में आपकी जो ऐतिहासिक आपने तकरीर दी, तो आपने आज़ादी के लफ्ज़ को एक उसमें नई जान डाली। हमारे दर्शकों के लिए आप वो आज़ादी के जो आपका विश्लेषण था खास, उसको दोहराएंगे? असल बात ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में ना सिर्फ जेएनयू को लेकर के मैं कहना चाहता हूँ, जब से यह नई सरकार चुनकर आई है तो जनरली जब भी कोई सरकार बनती है तो वो जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, लोगों का एक्सपेक्टेशन उसके हिसाब से होता है। जब वो एक्सपेक्टेशन पे काम नहीं करती है तो उसका क्रिटिक होता है। हमने देखा कि ये सरकार जो ही चुन करके आई, ये बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव थी और फर्स्ट टारगेट जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था। ऑब्वियसली वहाँ से विरोध आना शुरू हुआ, FTII से इसकी शुरुआत हुई, फिर आपको अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल, उसके बाद फिर आपको ऑक्यूपाई UGC मूवमेंट, रोहित वेमुला, जेएनयू के बाद IMC के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और ये चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो ये जो आवाज़ है, जो सरकार की विचारधारा है RSS की, उससे इतर जो लोग बोलने वाले लोग, इनको ये हमेशा चुप कराने की कोशिश की। तो उस कड़ी में ये तमाम चीज़ें हुई। तो इस बार उन्होंने एक हद तक इस बात को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि जो लोग सरकार के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, दरअसल वो सरकार के ख़िलाफ़ नहीं है, देश के ख़िलाफ़ है। लेकिन हमने उस आइडिया को कन्फ्रंट किया। हमने लोगों को बताया कि नहीं, हम सरकार के ख़िलाफ़ हैं, सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ हैं, देश के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम आज़ादी मांगते हैं, लेकिन आज़ादी देश से आज़ादी नहीं मांगते हैं, देश में आज़ादी मांगते हैं। देश से आज़ादी मांग रहे थे 1947 से पहले, जब यहाँ पे ब्रिटिश लोगों का शासन था। लेकिन भारतीयों के हाथ में शासन आने के बावजूद देश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे लोगों को आज़ादी नहीं मिली है। मसलन जातिवाद, मसलन गैर बराबरी, गरीबी, भूखमरी। आप देखिए कि एक तरफ बड़े बड़े जो हैं आप ज़मींदार हैं जिनके पास हज़ारों बीघा ज़मीन है, लेकिन करोड़ों लोग हैं जो भूमिहीन हैं। तो ये जो किसानों की समस्या है वो आत्महत्या कर रहे हैं, जो गरीबों की समस्या है, जिनको जो है उनका मेहनताना नहीं मिलता है, मज़दूरों को जो है उनके वेज के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है, छात्र नौजवान आज अपनी शिक्षा को नहीं पा रहे हैं, किसी तरह से शिक्षा ले भी रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो ये जो समस्याएं हैं, हम उससे आज़ादी चाहते हैं। इसीलिए ये जो नेशनल वर्सेस एंटी नेशनल का डिबेट आज इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है सरकार, यह नेशनल वर्सेस एंटी नेशनल का डिबेट नहीं है, ये RSS वर्सेस एंटी RSS का डिबेट है। RSS जो तानाशाही को प्रमोट करता है और जो लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हमारी है उसको और मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। इसलिए हमारी आज़ादी का मतलब है समस्याओं से आज़ादी, देश से आज़ादी नहीं। स्लोगन दे दीजिए वापस। स्लोगन यही है, हम क्या चाहते, लोग कहते हैं आज़ादी। हम पूछते हैं किन चीज़ों से, गरीबी से, भुखमरी से, बेकारी से, इनसे आज़ादी हम चाहते हैं। हम आज़ादी चाहते हैं जातिवाद से, सामंतवाद से, ब्राह्मणवाद से, ऊंच नीच से, छुआछूत से। यही है, इसी बात को हम लोग बोलते हैं, साथियों लोग उसको फॉलो करते हैं। आज़ादी आज़ादी दोहराते हैं। हम कहते हैं भुखमरी से, लोग कहते हैं आज़ादी। हम कहते हैं जातिवाद से, लोग कहते हैं आज़ादी। यही एक जो है स्लोगन को एक रिदमिक शैली में, स्टाइल में जो है हम लोगों के सामने रखते हैं ताकि लोगों को कनेक्ट कर सकें। फरवरी 11 को आपका एक तकरीर भाषण था पुलिस लॉकअप और जेल जाने से पहले, और उसके बाद मार्च 3 मार्च को हुआ। ये दोनों तकरीरों में कितना जेएनयू दिल्ली नस में आपका है और कितना बेगूसराय? बेगूसराय तो नस नस में है, लेकिन बुनियाद है वो मतलब जब आप कुछ बोलते हैं, दरअसल वो आपके रूट से कहीं ना कहीं जुड़ा है। मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ। किसान और गरीब की बात करना मेरे लिए फैशन नहीं है, वो मेरी सच्चाई है, मेरी रियलिटी है। और जेएनयू आकर के, दिल्ली आकर के ये लड़ाई बड़ी हुई है, इसका फलक जो है वो विस्तृत हुआ है, दायरा बढ़ा है। तो आज जब मैं गाँव में गरीबी और भुखमरी की बात करता तो उसमें शायद बहुत सारी चीज़ों को नहीं समेट पाता। तो बेगूसराय है वो दिल्ली से मिल गया है,
और ना सिर्फ दिल्ली और बेगूसराय मिला है, बल्कि दिल्ली और दुनिया की दूसरी राजधानियां भी आपस में मिल गई है। सारी यूनिवर्सिटी, सारे विद्यार्थियों का सवाल, सारे दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं का सवाल जो है उसमें कहीं ना कहीं एसिमिलेट हो रहा है, ऐड हो रहा है। बेगूसराय का एक खास इतिहास है ये देश के राजनीति में, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, बेगूसराय प्राइमरी तौर पे बिहार में और देश के दूसरे इलाकों में भी खेती एक मुख्य पेशा लोगों का रहा है। तो जब आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ तो बेगूसराय बिहार के अंदर खास करके 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और आज़ादी मिलने के बाद, जैसा कि देश के दूसरे इलाकों में भी हुआ, कि आज़ादी को लेकर के जो एक होप था लोगों के मन में, जो आशा थी, वो आशाएं कहीं ना कहीं कम पड़ी। वो मतलब लोगों के हाथ निराशा लगी। उस निराशा के बाद जो है लोग जो उस वक्त की पोजीशन पार्टी, रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस, उससे भी जो है लोगों का एक मोह भंग हुआ। उस मोह भंग के दौरान वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो उस ज़मीन पे जो है खड़ी हुई। उस असंतोष को उसने जो है उस एनर्जी को, उस असंतोष के उस एनर्जी को चैनलाइज किया। उस पॉलिटिक्स को, जो पॉलिटिक्स सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद चुप हो जाना चाहती थी, उस पॉलिटिक्स को उसने एक्सपेंड किया कि काले लोग शासन कर रहे हैं, इनसे भी हम लोगों को आज़ादी चाहिए। तो बेगूसराय का वो इतिहास रहा है जहां हमेशा से जो है कमज़ोर के पक्ष में खड़ा होने की सीख मिलती है। और आपका परिवार हर सीमे में वो उसी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ? नहीं, स्वाभाविक तौर पर जब आज़ादी के आंदोलन का दौर था तो हमारे परिवार के ऊपर कांग्रेस का प्रभाव था। और हमारे परिवार में एक थे हमारे दादाजी लगेंगे, वो मिनिस्टर भी हुए, दूर के, मतलब मेरे दादाजी के भाई। बिहार में पहला मंत्रिमंडल जब हुआ तो वो मिनिस्टर हुए। वो मिनिस्टर हुए कांग्रेस से, उनका ही बेटा फिर मिनिस्टर हुए बिहार राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी से। तो ये डिपार्चर जो है वो बेगूसराय ज़िले का रहा, मेरी फैमिली का भी रहा, कांग्रेस से कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ। आप यहाँ पे JNU के प्रेसिडेंट हैं, गए साल आपने इलेक्शन जीता है, और आप हर बात पे, हर यूनिवर्सिटी की आप चिंतन व्यक्त करते हैं कि यूनिवर्सिटी का क्या हाल चाल है, और प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन को लेकर आपने काफ़ी कुछ कहा है। इस वक्त कैंपसेस में क्या हो रहा है, किस तरह से शोषण हो रहा है, और कैंपसेस को जगाने के लिए अब क्या होना चाहिए, कन्हैया क्या करेगा? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है शिक्षित बनो। आपको अफ्रीकन गांधी, उन्होंने भी कहा है कि नेल्सन मंडेला ने, कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल चेंज के लिए, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो एजुकेशन एक हमेशा से इम्पॉर्टेंट सवाल है। लेकिन जो लोग सोशल चेंज नहीं चाहते हैं, उनके लिए शिक्षा को रोकना ये सबसे पहली जो है ज़रूरत बन जाती है। तो आज शिक्षा को बचाना एक प्राइमरी सवाल है, और बीइंग ए स्टूडेंट हमारा ये सवाल है कि सबके लिए शिक्षा मुहैया हो सके। लेकिन सरकार की जो भी नीतियाँ हैं जिसमें शिक्षा को बेची जा रही है, शिक्षा जो है मैं अक्सर पहले जब मैं भाषण देता था तो ये बातें मैं कहता था कि शिक्षा अगर प्राइवेटाइज हो जाएगी तो जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना शिक्षा लेगा। मतलब अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप मोबाइल में ज़्यादा रिचार्ज कराएंगे, टॉपअप ज़्यादा का भरवाएंगे। कम पैसा है तो 10 रुपये का टॉपअप लेंगे। मतलब ये है कि शिक्षा भी अब जो है मोबाइल रिचार्ज की तरह होगी। जिसके पास 200 रुपये है वो 200 का रिचार्ज कराएगा, और जिसके पास 10 रुपये का है वो 10 रुपये का रिचार्ज कराएगा। मतलब 10 रुपया ख़त्म, टॉक टाइम ख़त्म, शिक्षा ख़त्म। ये इस तरीके से जो है शिक्षा के ऊपर जो बाज़ार का प्रभाव बना है, किसका नुकसान होगा? इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, शिक्षा जिनका बुनियादी अधिकार है, वो शिक्षित ही नहीं हो पाएंगे। जब शिक्षित नहीं हो पाएंगे, अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, और अधिकारों को नहीं जानेंगे तो उनका शोषण करना आसान हो जाएगा। इसीलिए आज शिक्षा और शिक्षण संस्थान पे एक बड़ा हमला है। इस हमले को रोकने का एकमात्र साधन है कि आप अपने संविधान को और लोकतंत्र के अधिकारों को मजबूती से मांगिए, उसको लेकर खड़े होइए। जब हमारा वोट, एक गरीब आदमी का वोट, एक किसान का वोट और एक अमीर आदमी का वोट बराबर है, तो बुनियादी तौर पर शिक्षा भी सबको बराबर मिलनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा भी एक बुनियादी अधिकार है। तो हम समझते हैं कि अगर इस देश के छात्र और नौजवान शिक्षा के सवाल को लेकर के खड़े हो जाएंगे तो बाकी सवाल अपने आप उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर जो है इस देश की अर्थव्यवस्था में जो प्रॉब्लम है वो भी सवाल सामने आएगा, समाज में जो ऊंच नीच है वो भी सवाल सामने आएगा, गैर बराबरी है वो भी सवाल सामने आएगा, और अलग अलग पहचान के लोगों के साथ सत्ता का जो ट्रीटमेंट अलग अलग है वो चीज़ें भी एक्सपोज होगी। तो हमको लगता है कि सुधार के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि लोग अपने राइट को असर्ट करें,
लोग कहें कि शिक्षा हमारा बुनियादी अधिकार है, अगर सरकार हमसे वोट लेती है तो वोट लेने के एवज में वो हमें हमारे अधिकार दे। हम आपको वोट देंगे, आप हमें शिक्षा दीजिए, और जब हम शिक्षित होंगे तो आपको रोजगार मुहैया कराना पड़ेगा। अगर ये कराने में आपकी अर्थव्यवस्था विफल है, आपकी आर्थिक नीति विफल है, तो फिर जैसे हम सरकार बदलते हैं वैसे हम आर्थिक नीति बदलने के लिए वैसी सरकार चुनकर लाएंगे जो हमारे पक्ष में हो। देखिए, आपने उस दिन आपके तकरीर में बहुत ही अच्छे तरीके से लाल कटोरी और नीली कटोरी का विश्लेषण किया। ये विचारधारा, और आपने ये भी कहा कि रोहित वेमुला आपका आइकॉन है तो ये विचारधारा साथ में मिलके, अम्बेडकर राइट, लेफ्टिस्ट, फेमिनिस्ट साथ में मिलके किस तरह आगे बढ़ सकती है आज की सूरत हाल में? इसमें बहुत सिंपल और आसान सी एक बात है। पहले दुश्मन पहचानिए, राजनीतिक दुश्मन, व्यक्तिगत दुश्मन नहीं, वैचारिक दुश्मन, आप उनकी पहचान कीजिए। फिर दोस्त आपको अपने आप मिल जाएंगे। समाज में आज सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो प्रगति के खिलाफ है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, जो लोगों के अधिकारों को क्रश करना चाहता है, उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए। और फिर अलग अलग तरह के लोग जो अपना राइट असर्ट करना चाहते हैं, उनके साथ आपकी मिनिमम यूनिटी अपने आप बन जाएगी। मैक्सिमम यूनिटी बनने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो फेमिनिस्ट है उनका बुनियादी अधिकार यही है कि महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए। जो दलित हैं उनका यही सवाल है दलित एक्टिविस्ट का कि दलितों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो यह जो समानता का सवाल है, और कम्युनिस्ट भी यही कहते हैं कि समाज में जो है गैर बराबरी ख़त्म होनी चाहिए। तो ये सब एक दूसरे के नेचुरल एलाई हो सकते हैं। तो चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, महिला हो या ट्रांसजेंडर हो, ये सवाल अपने आप वो एक दूसरे को कनेक्ट करता है। तो एक दूसरे की आलोचना के साथ साथ एक दूसरे के साथ एकता भी स्थापित करनी होगी, तभी समाज में गैर बराबरी को ख़त्म करके समतामूलक समाज की स्थापना की जा सकती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो यही मानना है और मैंने कई बार ये कहा है कि इंसान की शुरुआत जो है वो महिला से होती है। और महिलाओं के बारे में ये कहा गया है कि अगर आप महिलाओं को पढ़ाते हैं तो इससे आप अपनी 7 पीढ़ियों का भला करते हैं। अगर आप पुरुष को पढ़ाते हैं तो उससे 1 पीढ़ी का भला होता है। अगर आप महिला को पढ़ाते हैं तो 7 पीढ़ियों का भला होता है। तो महिलाओं के बारे में हमारा एक बात यही कहना है कि किसी को कम या किसी को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। महिलाओं को पुरुष के सामने खड़ा करने की ज़रूरत नहीं, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का सवाल है। और अपना जो अस्तित्व है उसको एसर्ट करने की बात है। हर जैसे एक पुरुष का भी अलग अलग रोल होता है, उसी तरह से एक महिला का भी अलग अलग रोल होगा। ऐसा नहीं है कि इज्जत का सारा ठीकरा जो है उसके सर पे होगा और बाकी चीज़ें जो हैं वो पुरुष तय करेंगे। इस तरह के जो डिस्कोर्स हैं, जो पितृसत्तात्मक सोच के आधारित हैं, उस सोच के खिलाफ वो जंग जो है वो घर से छेड़नी पड़ेगी। जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको उनके साथ ही अपने प्यार को कैसे निर्धारित करना है, वो भूमिका क्या होगी, उस पर आपको डिस्कोर्स करना पड़ेगा। मम्मी पापा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ आपसे प्यार करके तो ज़िंदगी कट नहीं सकती। तो फिर आपके बाद हमको जिसके साथ प्यार करनी है, जैसे हम आपको प्यार करते हैं वैसे दूसरे को भी प्यार करने की हमको आज़ादी दीजिए। महिलाओं को अपनी आज़ादी को असर्ट करना पड़ेगा, और वो आज़ादी चाहे घर हो, बाहर हो, बस हो, मेट्रो हो, रेल हो, काम का जगह हो या फिर उनके मनोरंजन की जगह हो, हर प्रोफेशन में ये राइट उनको असर्ट करना पड़ेगा। और एक जो प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच जो होता है कि हम सुरक्षा देंगे, उस साइकोलॉजी को कहीं ना कहीं ब्रेक करने की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि बस में रात को 11 बजे अंतिम बस में अगर आधी महिलाएं होगी तो शायद छेड़छाड़ नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल है उनके रिप्रेजेंटेशन का, और सिर्फ कुछ खास प्रोफेशन में नहीं, घर से लेकर के बाहर तक, खेत से लेकर के फैक्ट्री तक, फैक्ट्री से लेकर के ऑफिस तक, फिल्म से लेकर के कला तक, कला से लेकर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक, ये रिप्रेजेंटेशन आपको इंश्योर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी कमी क्या है कि आज आधी आबादी हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त जो सबसे बड़ा हाउस है संसद, उससे ही गायब है। तो हर जगह पंचायती राज से लेकर के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स तक महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करना पड़ेगा। फिर महिलाओं के सवाल को डाइल्यूट करना पितृसत्तात्मक लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। और प्राइमरी तौर पे यह आरएसएस जो है वो महिला विरोधी है। आपने कहा कि राजनीतिक दुश्मन को पहचानो, बाकी आसान है, सब साथ में आ जाएंगे। राजनीतिक दुश्मन कौन है? हमको लगता है
कि ये विचारधारा से तय होगी। निश्चित तौर पे जो आरएसएस के लोग हैं उनकी नज़र में सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो लोकतंत्र की बात करता है, संविधान की बात करता है, बराबरी की बात करता है। क्योंकि आरएसएस पांचों उंगली कहती है बराबर नहीं होता। तो जो लोग पांचों उंगली बराबर होने के उदाहरण को सही नहीं मानते, वो उसको इस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं कि सही बात है, पांचों उंगली बराबर नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के बिना काम नहीं होता। फिर आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि कौन सी उंगली ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस डिस्कोर्स को, इस बिटवीन द लाइन जो है कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है। मोस्ट रेग्रेसिव एंड मिनिमम प्रोग्रेसिव, ये लाइन अगर आप खींच पाते हैं तो मोस्ट रेग्रेसिव इस देश में आज अगर कोई है तो आरएसएस है। मिनिमम की अगर हम बात करेंगे तो जो लोग आरएसएस के खिलाफ बात करता है, चाहे वो कहीं खड़ा हो, चाहे वो अम्बेडकराइट हो, फेमिनिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, या फिर ए पॉलिटिकल आदमी भी जो सिंपल अपने राइट को मांगता है कि हमको चाउमीन खाना है, हमको मोबाइल रखना है, हमको जींस पहननी है, हमको जिस लड़के से प्यार करना है उसे शादी करनी है, इस मिनिमम राइट की भी जो बात करने वाले लोग हैं वो भी आपके दायरे में आ सकते हैं। गए साल आप जब JNU-SU के प्रेसिडेंटशिप जीते तो आपने ABVP को हराया। आपके ये आंदोलन, JNU का आंदोलन, आपकी गिरफ्तारी के बाद, उमर और सबकी गिरफ्तारी के बाद एक बहुत बड़ी अनोखी चीज़ हुई कि ABVP के लोगों ने अपने संगठन से अपना राजीनामा दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक बात आपको कह देता हूँ, इस देश के अंदर किसी भी इंसान की चाहे कोई भी आइडेंटिटी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपनी आइडेंटिटी को एसर्ट करेगा, अपना राइट को एसर्ट करेगा, नेचुरली वो आरएसएस और ABVP के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। जो लड़के रिजाइन किए हैं उनके रिजाइन करने का एक कारण है। कारण यह है कि वो लोग बीजेपी के जो विरोधी पार्टियां थी उनको वो पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वो बीजेपी के साथ थे। लेकिन बीजेपी के अंदर जो सच्चाई उनको पता चला, जैसे बाबा साहब पे जो आरएसएस का डबल स्टैंडर्ड है, जैसे महिला पे उसका जो डबल स्टैंडर्ड है, एक तरफ वो कहती है कि दुर्गा जी जो हैं इस देश की देवी हैं, दूसरी तरफ वो कहता है कि वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए, नहीं महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो कोई महिला अगर ABVP में है, अगर वो रेशनली सोचती है एज ए वीमेन, तो उसके साथ नेचुरली नहीं रह सकती है। कोई अगर दलित है तो वो कहेगा कि हम जो है बाबा साहब के अधिक संविधान को मानते हैं, इसलिए हम तुम्हारे हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। अगर कोई पिछड़ा है तो वो कहेगा कि तुम हमारा वोट तो लेते हो लेकिन आरएसएस का नेतृत्व तो हमारे हाथ में नहीं देते हो। ये सारे सवाल अगर उसके मन में आएंगे तो निश्चित तौर पर वो आरएसएस से दूर जाएगा। हमारा काम यही है कि ये सवाल, ये संवाद लोगों के बीच ले जाना। ये सब पुरोगामी राजनीतिक ताकतों के साथ में लाने के लिए किस तरह का पॉलिटिकल फॉर्मेशन की ज़रूरत है और सामाजिक फॉर्मेशन की ज़रूरत है? देखिए, सामाजिक फॉर्मेशन को करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र से काम नहीं चलेगा, सामाजिक लोकतंत्र पे काम करना पड़ेगा। और सामाजिक लोकतंत्र क्या है? जो मैं कह रहा हूँ, आबादी की बात। जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से आपको हिस्सेदारी तय करनी पड़ेगी, वहीं से वो मिनिमम लाइन ड्रॉ हो सकता है। तो समाज के अंदर जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से आप राजनीतिक हिस्सेदारी के सवाल को सेटल कीजिए। अगर हम मान लीजिए पार्टी ए के मेंबर हैं तो पार्टी ए में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि उसमें महिला भी हो, उसमें पुरुष भी हों, उसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग हों और उनका एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। अगर ये हम तय कर पाएँ, जो सोशल फॉर्मेशन है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसको अगर हम पॉलिटिकल फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर पाएँ तो ये यूनिटी संभव है और ये जो रेग्रेसिव फोर्स है उसको डिफीट करना भी आसान है। अगले 6 महीना, 1 साल, 2 साल कन्हैया कुमार की क्या एम्बिशन है? आपने क्या सोचा है, क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो बार बार ये बात कही जा रही है कि JNU टैक्स के पैसे पे चलता है, बिल्कुल सही बात है। तो मेरी पहली सामाजिक जिम्मेवारी यह है कि बीइंग ए स्टूडेंट मैं अपने रिसर्च के काम को कंप्लीट करूं। लेकिन ज़िंदगी टुकड़ों में जिया नहीं जाता, एक साथ आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। जिस पर आप विद्यार्थी हैं तो आप बेटा भी हैं, आप किसी का भाई भी हैं, देश का नागरिक भी हैं, आपकी एक राजनीतिक समझ भी है, आप उस पार्टी के मेंबर भी हैं। तो ये तमाम भूमिकाएँ होती हैं, वो सारे रोल होते हैं, वो आपको अदा करना होता है। तो बीइंग ए स्टूडेंट मैं अपना रिसर्च कंप्लीट करना चाहता हूँ और एकेडमिक्स में जाना चाहता हूँ बाय प्रोफेशन, एक बात। दूसरी बात यह है कि देश में जो राजनीतिक माहौल है उसको लेकर के छात्रों मतलब विद्यार्थियों और नौजवानों को प्राइमरी तौर पे संगठित करना है। और ये संगठित करना किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं, कॉज के लिए।
वो कॉज है अपने संविधान को बचाना, अपने देश की जो परंपरा है, जिसमें एक दूसरे को सुनने की जगह है, जिसमें एक सपना है हमारे संविधान के प्रेम्बल में कि एक समाजवादी देश बनाना है। उस पक्ष में, उस मुहिम में लोगों को सामने लाना पड़ेगा और देश के अंदर जो गड़बड़ियाँ हैं, जो शोषण है, उसको लेकर के लोगों को यूनाइट करना पड़ेगा। तो इस तरह का अगर कैंपेन लॉन्च होता है तो मैं उसमें शामिल होऊंगा, उसमें हर तरह की भूमिका मैं निभाऊंगा, लेकिन मैं अपने आप को बचाऊंगा इस बात से कि अपनी सारी लड़ाई, सारी मुहिम को इलेक्टोरल गेन में जा कर के नहीं कंक्लूड करना है। इलेक्शन भी एक माध्यम होगा सामाजिक क्रांति के लिए, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। वो एकमात्र गोल नहीं होगा, वो भी एक गोल होगा, कई चीज़ों में से एक चीज़, वन ऑफ द टूल होगा, होल एंड सोल नहीं होगा। बस आखिरी सवाल, आपने फेवरेट क्या, आप एक फेवरेट म्यूज़िक क्या है, गाना क्या है, बुक्स क्या है? अब उसमें सबसे पहले मैं आपको म्यूजिक की बात बताऊंगा, क्योंकि मेरा एक संबंध इप्टा से रहा है। मुझे भारतीय लोकगीत जो हैं वो पसंद हैं, तो उसमें जो इंडियन फोक जो हैं, जिसमें हमारे जो परंपरागत बजाने की चीज़ें हैं, जैसे मैं डफली बजाता हूँ, तो उस तरह का म्यूजिक मुझे पसंद है। और गाने में जो उसमें कोई ये नहीं है कि बहुत आइडियोलॉजिकली शार्प हो, मुझे सूफ़ी संगीत भी पसंद है। इसके अलावा जो है हिंदी फिल्म के जो पुराने गाने हैं वो भी पसंद है, नए गाने भी जिसमें एक फ्यूज़न है वेस्टर्न और इंडियन का, वो भी मैं सुनता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अपने आप नहीं मुझे सिर्फ यही पसंद है, ऐसा नहीं है, उसमें भी एक डाइवर्सिटी है। रही बात फिल्म की, तो फिल्म मैं हॉलीवुड, बॉलीवुड दोनों तरह की फिल्में देखता हूँ, लेकिन स्वाभाविक तौर पर बॉलीवुड की फिल्में ज़्यादा अच्छी लगती है। किताब की बात करेंगे तो इंडियन लिटरेचर और जो है दूसरे देशों के लिटरेचर को भी पढ़ता हूँ। जैसे भारत में अगर मुझे अम्बेडकर, गांधी को पढ़ना अच्छा लगता है, उसी तरीके से मुझे बाहर में मार्क्स, गोर्की, लेनिन उनको पढ़ना अच्छा लगता है। और नई अगर कोई बात होती है, अगर निर्मला पुतुल कुछ लिख रही हैं वो भी पढ़ता हूँ। जैसे प्रोफेसर तुलसीराम ने मणिकर्णिका लिखा, मुद्दैया लिखा, वो भी पढ़ता हूँ। उसमें हर जगह मैंने आपको अगर अपने आप को आइडियोलॉजिकली इनरिच करना है तो आपको डिफरेंट तरह की चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। बहुत इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये भी बता दूँ कि आरएसएस को जानने समझने के लिए मैंने बंच ऑफ थॉट भी पढ़ा है। तो अभी हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपको अपने दोस्तों के बीच में जाना है। अगर आप चाहे तो बस 2 लाइन गा दीजिए हमारे लिए, अगर आप चाहे तो। गाना या भाषण मैं बहुत स्पष्ट आपको कह दूं, उसमें जो है वो कंटेंट और फॉर्म का एक रिलेशन होता है। मैं मूवमेंट का आदमी हूँ, मूवमेंट में गाता हूँ, तो शायद मैं ठीक से गा ना पाऊँ। बस एक पंक्ति बस मैं आप गुनगुना देना चाहता हूँ। पंक्ति ये है कि अक्सर आजकल मैं ये गाने गा रहा हूँ कि दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। आज कोई दबा रहा है हमको, उससे एक उजाले की किरण निकल रही है, ये दबाने वाली सत्ता है। और उजाले की किरण जो निकल रही है वो रोहित वेमुला और जेएनयू जैसा आंदोलन है। और कथाओं को खंगालने का सवाल ये है कि हम लोग अपनी हिस्ट्री को रिविजिट कर रहे हैं, अपनी डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को रीअसर्ट कर रहे हैं। जेटली जी कहते हैं ये हमारी जीत है, हम कहते हैं कि नहीं, आपके हारने का वक्त आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी, और हम इतना ही कहेंगे कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारा देश आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।